थोड़ा बहुत काम करना है कीजिए, लेकिन आपको आपकी जो मजबूत पहलू है उसको आप क्यों छोड़ दे रहे हैं? आपका जो मजबूत पहलू है वो है प्रिवेंटिव प्रिकॉशन और जो लाइफस्टाइल और जो इनिशियली जो लोगों को वो बीमारी ना हो, और अगर बीमारी हो रही है तो उससे कैसे उसको निजात दिलाया जाए, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करने की जगह पे उसका रूट कॉज को कैसे दूर करना है, ये आपकी कोर स्ट्रेंथ है। आप उस एरिया में जाना चाहते हैं जो एरिया में वेस्टर्न वर्ल्ड ने अरबों खरबों रुपए लगा करके वो इंफॉर्मेशन और वो टेक्नोलॉजी डेराइव करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको तो कभी उतना बजट उसमें मिलेगा नहीं, तो आप कभी उनसे उस लेवल पे उस विधा में कम्पीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिस विधा में आप सक्षम हैं, जो आपका कोर स्ट्रेंथ है, आप उस पे काम करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, आपको ज्यादा उसमें रिकॉग्निशन मिलेगा। तो मेरे हिसाब से पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए एज अ कॉलेज, यहाँ पे और डिबेट्स करके आपको प्रोटोकॉल, सारे तरह की बीमारियों के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो कि कुछ होते हैं जो कैप्सूल कोर्सेज, कैप्सूल अवेयरनेस प्रोग्राम्स, स्कूल कॉलेजेस को कैसे इन्वॉल्व करें। नीति आयोग ने यहां तक बोला कि हम लोग क्यों नहीं ऐसा एक ड्राइव चलाएं कि स्कूल कॉलेजेस में जो कॉमन तरह की बीमारियों को की किट्स या मॉड्यूल्स बनाकर के बच्चों को उन बीमारियों को किस तरह से हैंडल करना है, लड़ना है और रोकना है। पहले तो कोई बीमारी है तो उसको पहले होने ही मत दो, रोको। अगर हो गई है तो उसको आइडेंटिफाई, इसका सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करना सिखाएं, और उसके बाद में उसके घरेलू उपाय नहीं हो पाते तब आपको हॉस्पिटल में आकर के किस तरह से उसको आपको ठीक किया जा सकता है इसके ऊपर। और फाइनली यदि वो उसको उसके सिम्टम्स को रिवर्स करने का कोई ऐसी बीमारी है जिसको रिवर्स किया जा सकता है, जिसका जनरल मेडिसिन में कोई चीज रिवर्स करने का प्रोसेस नहीं है, वहां पे 90% टाइम्स आप केमिकल बेस्ड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पे चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपके पास में वो विधा है जिसमें बहुत सारी बीमारियों को आप रिवर्स कर सकते हैं। जैसे मुझे मालूम है आयुर्वेदा में किडनी प्रॉब्लम हो गई तो वहां पर जाएंगे तो आपको डायलिसिस करते रहेंगे, उसके बियॉन्ड बहुत हो गया तो आपका किडनी ट्रांसप्लांट कर देंगे। लेकिन आप आयुर्वेद में जाए तो उसमें आपको किडनी के प्रॉब्लम्स को रिवर्स करने के लिए भी बहुत तरह के मेडिसिन और बहुत तरह के ट्रीटमेंट्स हैं, अवेलेबल है। तो जनरल मेडिसिन की अपनी एक स्ट्रेंथ है, उनको उनकी स्ट्रेंथ पे रहने दो, लेकिन आपकी जो स्ट्रेंथ है आपको उसको आइडेंटिफाई करना होगा और उसको आपको लोगों तक पहुंचाना होगा। आपकी स्ट्रेंथ को अब भारत सरकार भी रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो इस चीज का फायदा आपको लेना होगा। अब आप लोग उस एरा में हैं जब ये सोच जो है वेस्टर्न वर्ल्ड की भी बदल रही है। वेस्टर्न वर्ल्ड पहले अपनी मेडिसिन के आगे बाकी सबको नॉन साइंटिफिक डिक्लेयर कर चुका है। अब हमारे सामने ये चैलेंज है कि उनके टूल्स को यूज करते हुए जिससे कि वो अपने केमिकल्स को आपको बता करके साइंटिफिक एनालिसिस में डाल करके उसको साइंटिफिक बता रहा है। आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे आज से कुछ महीनों सालों बाद, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसका एक साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन जरूर कीजिए, क्योंकि इस विधा की प्रॉब्लम यही है कि हम लोगों ने इसका साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया और उसी का फायदा वो लोग ले रहे हैं। मैं एग्रीकल्चर से आता हूं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हूं। मैंने पाया कि जो चीज हम बहुत अच्छा कर रहे थे, वेस्टर्न वर्ल्ड ने आकर के पहले उसको बोला कि ये बकवास है, बेकार है, इसको हटा दीजिए। पहले हमारी खेती ऑर्गेनिक तरीके से होती थी, गोबर खाद मवेशियों का यूज करके हमारी खेती होती थी, बहुत अच्छी खेती होती थी।
वेस्टर्न वर्ल्ड ने कहा नहीं, केमिकल फर्टिलाइजर्स हम देंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, एनपीके फर्टिलाइजर्स लाए, बड़े बड़े यूरिया के प्लांट्स लगाए और हमारी सारी खेती केमिकल ओरिएंटेड केमिकल मॉलिक्यूल्स के ऊपर शुरू करवा दी। आज वही वेस्टर्न वर्ल्ड बोल रहा है कि ये खेती अच्छी नहीं है, टिकाऊ नहीं है, ये खेती से हमारा सॉइल खराब हो रहा है, हमारा एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। अब आप फिर से ऑर्गेनिक कीजिए, फिर से बायो मॉलिक्यूल्स पे जाइए। सेम चीज आप आपके साथ कर रहे हैं। जो केमिकल्स यूज कर रहे थे, चाहे वो इंसुलिन के हो चाहे और चीज हो, अब वो कह रहे हैं कि इससे एकदम से इमरजेंसी आ गई तो आप ठीक है उसको करके किस तरह से उसका जान बचा लीजिए, लेकिन हम आपको रोज वो गोली खाते रहिए जिंदगी भर, हम आपका प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर सकते। तो उसके लिए फिर से बायोमॉलिक्यूल्स जिसमें लेस थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है लेकिन वो जड़ से उसका इलाज करता है। तो ये विधा को फिर से हमें मेन स्ट्रीमिंग करने की जरूरत है। भारत सरकार अब उसके ऊपर तत्पर है। हम लोग भी प्रयास करेंगे कि आने वाले सालों में जो फंड्स इस सेक्टर को मिल रहे हैं, हमारे यहाँ पर भी पूरा जो आयुष का मंत्रालय डिपार्टमेंट था वो बहुत ही कमजोर और खराब हालत में था, उसको हम लोगों ने पिछले 6 महीनों में बहुत प्रयास करके खड़ा किया है, फिर से ठीक किया है और आने वाले 1-2 सालों में आप वो जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने क्रिएट किया उसमें नट बोल्ट्स लगाए गए हैं ताकि जो हमारा पैसा भारत सरकार से इन विधाओं के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, आप अभी किसी ने बताया कि दवाइयां नहीं मिल पा रही थी, दवाइयों के लिए पैसा, उसके बाद में आपके कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हॉस्पिटल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इसके अतिरिक्त रिसर्च के लिए, इस सब के लिए पैसा भारत सरकार और बिहार सरकार देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे पास एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी और आइडियाज नहीं है। इसको हम लोग खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। मैं कई बार आपके कॉलेज में आकर के वो सारा इंफॉर्मेशन क्योंकि पहले प्लानिंग करने की जरूरत है, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या और वो जो चाहिए उसमें कितना पैसा लगेगा, उसको खर्च कैसे करेंगे, इसका प्लान करना पड़ता है। तो अभी क्योंकि यहाँ पर सारे डॉक्टर्स हैं तो अभी ओरिएंटेशन दिमाग का उस तरह से है ही नहीं, उसको करने के लिए हमें बहुत प्रयास करना पड़ा, लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि वो प्रयास हमारे साथ मिलकर के आपकी पूरी टीम बहुत अच्छे से हमारा सहयोग कर रही है और ये प्रयास जो है अगले 1-1.5 साल में आपको उसका फल दिखने लगेगा और इस विधा को आगे बढ़ाने के लिए एक सिंसियर ऑनेस्ट एफर्ट करने की जरूरत है। आप सभी मिलकर के इस विधा को आगे बढ़ाइए, उसके लिए हम लोग रिसोर्स उपलब्ध कराएंगे आपको ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी। अभी एक और बात हुई भारत सरकार में कि हम लोग भारत सरकार में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा दे रहे हैं, तो हम लोगों के यहाँ से कुछ मंत्री जी भी उस नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, उन्होंने कहा कि जैसे नेशनल हेल्थ मिशन में मेडिकल ऑफिसर्स के लिए भी आप सपोर्ट करते हैं, वैसे ही आयुष में भी मेडिकल ऑफिसर्स के लिए भी अगर भारत सरकार से फंडिंग मिलने लगे तो ज्यादा डॉक्टर्स हमारे इस विधा में आएंगे, उनको रिसोर्सेज के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी और इस तरह से ये सेक्टर को आगे ज्यादा तेजी से बढ़ाया जा सकेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस डायरेक्शन में भी काम आगे हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर, अभी हमारे लारी साहब ने करीब 3000 डॉक्टर्स को नेशनल हेल्थ मिशन में जो वो लोकेशन फैसिलिटीज में अलग अलग जगहों पर आयुष और होम्योपैथी और यूनानी के डॉक्टर्स को सब जगह पे अपॉइंट किया है। वो सारे इस विधा को आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी कुछ समस्याएं हैं उनको दूर करने का हम लोग इस साथ प्रयास करेंगे ताकि वो वहां पर बैठ करके जनरल मेडिसिन के लिए जो एलोपैथिक ड्रग्स है उसको रेकमेंड नहीं करें, वो हमारे होम्योपैथी या आयुर्वेद या जो जिस विधा का वो डॉक्टर है वो विधा की ड्रग्स को प्रमोट करें, वो टेक्निक और टेक्नोलॉजी जो आपकी है उसको प्रमोट करें वहां बैठ करके। इसके ऊपर एक मिड
मिड टर्म इवैल्यूएशन रिपोर्ट भारत सरकार को प्राप्त हुई है, जिसमें क्या क्या दिक्कतें हमारे आयुष के डॉक्टर्स को जब वो कोलोकेशन फैसिलिटीज में बैठते हैं, उनका ड्यूल कंट्रोल होता है। एक तरफ सिविल सर्जन उनको एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल कर रहा है, उनकी सैलरी जो है उधर से आ रही है, लेकिन उनका बाकी सारे रिपोर्ट रिटर्न्स और रिपोर्टिंग जो है वो आयुष से होना है। तो ये जो ड्यूल कंट्रोल के कारण भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, जिसपे एक ऊपर डिसीजन हो रहा है कि वो सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिवली भी आयुष के अंतर्गत आए, जिससे कि ज्यादा अच्छा कोऑर्डिनेशन और काम कर सके। तो ऊपर के लेवल पे जो एक पॉलिसी अम्ब्रेला होनी चाहिए वो बन रही है, और आप बहुत अच्छे समय में ये विधा का लाभ ले रहे हैं। और मैं आप सभी से चाहूंगा कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसमें कॉन्फिडेंस रखिए। आप कोई ऐसी चीज नहीं पढ़ रहे हैं जो अनसाइंटिफिक या आपको जैसा लोग बोलते हैं, आपको अपना और प्रमोट करना है, और आपके पास में वो 5-6 ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए जो जनरल डॉक्टर को भी आप कन्विंस कर सके कि आप जो कर रहे हैं वो इंफीरियर है, हम जो कर रहे हैं वो ज्यादा सुपीरियर है। तो उसके लिए जब आप में अपने में कॉन्फिडेंस होगा तब आप वो कर पाएंगे। आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप सिंसियरली पढ़िए, उसमें अपना स्टेचर इतना ऊंचा कीजिए कि आप जो कर रहे हैं उसमें आपसे बेहतर कोई ना कर सके। तो मैं नहीं करता हूं कि आप सभी इस विधा को और आगे बढ़ाने में सारी टीम की तरह काम करेंगे, और आने वाले समय में हम लोग ये जो सबसे पुराना कॉलेज हम लोग कहते हैं, आईआईटीज जो होती हैं या एम्स है, वो लोग आप उस कॉलेज से जब पढ़ करके निकलते हैं उनको फक्र महसूस होता है कि हम लोग इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से पढ़ के निकले हैं। आप भी इंडिया के एक तरह के प्रीमियर इंस्टीट्यूट में बैठे हुए हैं, और यहाँ का बच्चा जब निकले तो उनको गर्व होना चाहिए कि इंडिया के फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड कॉलेज से आप पढ़ के निकले हैं, और आप जो दूसरे कॉलेजेस से निकले हुए बच्चे हैं उससे ज्ञान के रूप में जिस तरह से आप कंडक्ट करते हैं सोसाइटी में, जिस ऑनेस्टी के साथ अपना प्रोफेशन प्रोसेस करते हैं, उसमें ये दिखना चाहिए कि आपका लेवल उनसे कहीं अच्छा है। धन्यवाद।